हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। भारत ने अमेरिका को पैगाम साफ साफ भेज दिया है। सवाल है कि अमेरिका बार बार भारत के उस हुनर का इम्तिहान क्यों ले रहा है। इम्तिहान कुछ ऐसा कि जो जवाब मिला है वो पचा नहीं पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप अब भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं। रूस से तेल क्यों लेते हो ये पूछ करके आंखें दिखा रहे हैं, नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, मगर चीन से कुछ बोलते नहीं बनता। क्या वो चीन के साथ फिर से ट्रेड वॉर शुरू करने में डर रहे हैं? आखिर भारत ही निशाने पर क्यों है? तेल तो चीन भी खरीद रहा है रूस से। इसके पीछे उनकी क्या चाल है? क्या वो भारत को नीचे दिखा करके अपनी मागा पॉलिटिक्स चमकाना चाहते हैं? और क्या वो ये भूल जाते हैं कि उनका अपना देश उन लोगों के साथ खड़ा दिखता है जो भारत के दुश्मन है? क्या है ये दोहरा रवैया? आज अमेरिका के इस दो मुँहेपन की कलई खोलेंगे। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University and Sensodyne-K. Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. 4 अगस्त को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट लिखा। फिर से एक धमकी, रूस से तेल खरीद को लेकर के भारत पर हमला बोला। कहा कि भारत मोटा मुनाफा कमा रहा है, इसलिए हम उस पर लगे टैरिफ को बढ़ाएंगे। फिर 5 अगस्त को खबर आई कि बस 24 घंटे बाद वो भारत पर टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। लेकिन चर्चा है भारत के जवाब की। 4 अगस्त को भारतीय विदेश मंत्रालय ने लिखा, हम रूस से तेल राष्ट्रीय हित में खरीद रहे हैं, हम जनता को सस्ता ईंधन देना चाहते हैं। रूस यूक्रेन जंग के समय अमेरिका ने खुद भारत को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार स्थिर रहे। भारत ने याद दिलाया कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन अब भी रूस से व्यापार जारी रखे हुए हैं। यूरोप ने 2024 में रूस से 16.5 मिलियन टन एलएनजी लिया, कुल 67.5 बिलियन यूरो का सामान खरीदा। अमेरिका भी पीछे नहीं है, वो भी रूस से यूरेनियम, पैलेडियम और खाद आज भी खरीद रहा है। भारत पर लग रहे आरोप नाजायज हैं, बेमतलब हैं। अपने हितों की रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा वो किया जाएगा। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। ये था भारत का दो टूक संदेश। डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपियन यूनियन रूस से क्या क्या खरीदते रहे हैं और उनके इस दोहरे रवैये का सच आप जानना चाहें तो हमारा डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी देख सकते हैं, उसमें विस्तार से इस पर बात हुई है। अभी हम कुछ और परतें उधेड़ते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप शायद भूल गए हैं कि सबसे पहले अमेरिका की ही पहल थी कि दुनिया भर के देशों को अपने हितों की हिफाजत करने की छूट मिली। कोई भी देश किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकता था, जहां से सस्ता मिले वहां से खरीदो, ऐसे बाजार खुला हुआ था। इसे ही फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट कहा गया, फ्रीडम और चॉइस। पिछले 7 दशकों में अमेरिका इस व्यवस्था का झंडा बरदार रहा है, लेकिन ट्रंप अचानक से इसे पलटना चाहते हैं। ऐसा क्यों? समझने के लिए इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। पहली सदी से ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों के बीच व्यापार शुरू हो चुका था। सिल्क रूट के जरिए चीन का रेशम रोम पहुंचने लगा था, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी। व्यापार तभी फलता फूलता जब कोई ताकत उसकी हिफाजत करती। यही फॉर्मूला मंगोलों, इस्लामिक सौदागरों और आगे के वर्षों में औपनिवेशिक काल में भी चला। रास्ते बदले, सामान भी बदले, लेकिन फायदा हमेशा ताकतवर का ही रहा। वही तय करता था कि कौन किससे व्यापार करेगा, किस कीमत पर करेगा। 19वीं सदी में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई। ब्रिटेन ने दुनिया भर में अपना माल फैलाया, लेकिन 20वीं सदी अपने साथ युद्ध लेकर के आई। 1914 में पहला विश्व युद्ध छिड़ा, बेरोजगारी बढ़ने लगी, बाजार बिखरने लगे। उसी मौसम में अमेरिका में एक बिल पास हुआ, स्मूथ-हॉले टैरिफ एक्ट। इस कानून के तहत अमेरिका ने अपने बाजारों के दरवाजे बंद कर दिए, ट्रेड पर भारी टैक्स लगाए, विदेशी सामान को बाहर रखने की मुहिम चली। बाकी देशों ने भी वही किया और फिर जो हुआ उसे हम द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं।
ये कानून एक सबक बन गया कि संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म पूरी दुनिया को गर्त में ले जाता है। वहीं से एक नई सोच के लिए जमीन बनी। इसी बीच 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। 1945 तक ये युद्ध चला। इसी बीच 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नाम के एक छोटे से कस्बे में 44 देशों के नेता जुटे। दो सबसे ताकतवर आर्थिक संस्थाएं बनी, वर्ल्ड बैंक और IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये एक ऐसी व्यवस्था की शुरुआत थी जिससे पूरी दुनिया आपस में व्यापार खुल करके कर सके। बाद के वर्षों में भी सभी देशों ने व्यापार से जुड़े समझौते किए। दुनिया में खुली व्यापार व्यवस्था शुरू हुई, सस्ते सामान मिलने लगे, तेल सस्ता हुआ, नई नई अर्थव्यवस्थाएं उभरने लगी। इस नए सिस्टम का नेतृत्व तो अमेरिका के हाथ में चला गया, क्योंकि जंग के बाद वो एक नया पावर सेंटर बन चुका था। उसका औद्योगिक ढांचा पूरी तरह सलामत था। अकेले अमेरिका ही दुनिया के कुल निर्यात का 1/3 भेज रहा था और सोने का भंडार का 2/3 हिस्सा भी उसी के पास था। ब्रिटिश पाउंड, जो दो विश्व युद्धों में थक चुका था, अब डॉलर का मुकाबला नहीं कर सकता था। 1990 के दशक में भारत ने पश्चिम के इस सिस्टम में एंट्री ली। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद के रास्ते पर चलना शुरू किया हौले हौले और अपना बाजार दुनिया के लिए खोल दिया। 2001 में इस सिस्टम में चीन ने एंट्री ली, WTO की सदस्यता ले ली और पूरी दुनिया को सस्ते प्रोडक्ट से भर दिया। अमेरिका में तो सस्ते चीनी माल की बाढ़ सी आ गई। इससे वहां पर महंगाई काबू में रही और अमेरिकी कंपनियों ने चीन में अपने कारखाने लगाकर माल वहीं बनवाना शुरू कर दिया और फिर वही माल अमेरिका ले जाकर के महंगे दामों पर बेचा गया। नतीजा, कंपनियों के मुनाफे आसमान पर पहुंच गए। लेकिन इस व्यवस्था ने एक गड़बड़ काम किया। पश्चिम के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तोड़ दिया। अमेरिका में फैक्ट्रियां बंद होने लगी, उत्पादन चीन, मेक्सिको और एशियाई देशों की ओर शिफ्ट हो गया, क्योंकि वहां का श्रमिक वर्ग सस्ते में ज़्यादा घंटे कम छुट्टियों पर काम करने को तैयार था। अमेरिकी कंपनियों को इससे भारी फायदा मिला, लेकिन अमेरिका चुप था। उसकी कंपनियों को फायदा हो रहा था और मैन्युफैक्चरिंग नहीं तो क्या, सर्विसेज सेक्टर में तो उसका बोलबाला था ही। उदाहरण के लिए आपके लैपटॉप का सॉफ्टवेयर, उसके एप्लीकेशंस, टेक्निकल सपोर्ट जैसी चीज़ें। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो सबके लिए विन विन सिचुएशन थी। अमेरिकी पूंजीपतियों का भी काम चल रहा था, छोटे सेक्टर के लोग भी अपना काम कर रहे थे और दुनिया के बाकी देश भी खुश थे। फिर साल 2025 आया, डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने और पूरी बनी बनाई व्यवस्था को तहस नहस करना शुरू कर दिया। मनमारे टैरिफ लगाए उन्होंने। लेकिन क्यों किया उन्होंने ऐसा? जवाब जुड़ता है चीन से। दरअसल हाल के वर्षों में चीन ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब वो सिर्फ सस्ते सामान नहीं, हाईटेक और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने पर जोर दे रहा है। मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, उनमें लगने वाले ज़रूरी सामान, चाहे वो बन कहीं भी रहे हों, ये सब अब चीन के सबसे बड़े एक्सपोर्ट बन चुके हैं और ये टेक्नोलॉजी अब अमेरिका के बाजार में घुस चुकी है। इसी रास्ते पर भारत, दक्षिण कोरिया और ताइवान भी चल रहे हैं। इसका असर क्या हुआ? अमेरिकी बाजार में चीन से भी ज़्यादा भारत के बने हुए स्मार्टफोन्स बिक रहे हैं। भारत ने इसमें चीन को भी पछाड़ दिया है। ट्रंप को ये नहीं पचा। जब राष्ट्रपति बनने वाले थे तो अमेरिका को ग्रेट बनाने चले थे, बन गए तो क्या करते? अपने तरीके से शुरू किया उन्होंने काम। तुर्रा ये कि अब जो भी सामान बनाना है अमेरिका के अंदर ही बनाओ, बेचो जहां मन हो वहां। ऐसा करके वो भारत, चीन, ताइवान, साउथ कोरिया जैसे उत्पादक देशों के यहां से बाजार छीनना चाहते थे। मई 2025 में एप्पल के CEO टिम कुक को उन्होंने धमकी भी दी थी। उन्हें भारत से अपना प्रोडक्शन अमेरिका शिफ्ट करने को कहा था, लेकिन धमकी वमकी सब कोरी है। अमेरिका की कॉरपोरेट लॉबी अब भी चीन, वियतनाम, भारत जैसे देशों में जमी हुई है। दूसरी तरफ तकनीक के मैदान में भी अब अमेरिका अकेला खिलाड़ी है नहीं। चीन और दूसरे एशियाई देश उसके प्रभुत्व को टक्कर दे रहे हैं, यानी ना घर के रहे ना घाट के। तो क्या ट्रंप की ये टेढ़ी मेढ़ी नीतियां अमेरिका के ढलते सूरज को देख करके बनाई गई लगती हैं? सुपर पावर वाला मामला अब जम नहीं रहा है क्या? क्योंकि राष्ट्रपति की तो अब कंपनियां भी नहीं सुन रही हैं। ट्रंप के रिस्पांस में फ्रस्ट्रेशन है कि वो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं। अब यूक्रेन सारे दाव पेच लगा लिए, गाजा के कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर यूक्रेन रशिया के कॉन्फ्लिक्ट हो, कुछ भी रेजोल्यूशन नहीं आया है। प्रोमिसेस बड़े बड़े हैं। तो एक फ्रस्ट्रेशन है काफ़ी डोनाल्ड ट्रंप का कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में उन्होंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। हालांकि स्टेप्स उन्होंने ऑनवॉइस भेजे हैं, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं आया, तो एक फ्रस्ट्रेशन है। दूसरा,
आप देखेंगे कि ये एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आते हैं, ट्रेड डील में विश्वास करते हैं। तो ऐसे में चाइना के साथ कंपटीशन इनको एक स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है। इनके लिए शॉर्ट टर्म गेन्स क्या हैं यही मायने रखते हैं, चीजें मायने रखती हैं। तो उस लिहाज से चाइना के साथ उन्होंने आज भी ट्वीट किया है कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं और हम चाइना के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। चाइना एकमात्र कंट्री है जिन्होंने रिटेलिएटरी टैरिफ्स इतनी ज़्यादा कर दी क्योंकि उनके पास लेवरेज भी बहुत ज़्यादा है। तो वो एक अलग सा प्रेशर, और आप देखेंगे क्रिटिकल एंड इमर्जिंग मिनरल्स में भी उन्होंने सप्लाई रोक दी है। तो काफ़ी प्रेशर अमेरिका पे बन चुका था, जिसकी वजह से ट्रंप नहीं चाहते हैं कि वो एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में चाइना के साथ घुसें। इसीलिए वो इजी टारगेट्स ढूंढ रहे हैं। और ये जो नतीजा आ रहा है, चाहे मेक्सिको के खिलाफ हो, इंडिया के खिलाफ हो, ब्राजील के खिलाफ हो, कनाडा के खिलाफ हो, ये सब इजी टारगेट्स उनको नजर आ रहे हैं। तो उसी का नतीजा है कि ये पॉलिसी वॉशिंगटन से आ रही है। अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि पर सवाल तो था ही, इस बरस उसे 3 और तगड़े झटके लगे। पहले चीन, फिर ब्राजील और अब भारत ने ट्रंप के सामने झुकने से इनकार कर दिया। घटनाक्रम समझिए। जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो अपनी ट्रेड पॉलिसी की नई स्क्रिप्ट उन्होंने लिखनी शुरू की। भारत को बार बार टैरिफ किंग कह करके संबोधित किया, लेकिन भारत ने दुश्मनी मोल नहीं ली, दोस्ती का दरवाजा खुला रखा। इसी मकसद से फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचे। तय हुआ कि भारत ज्यादा हथियार खरीदेगा। 10 साल के डिफेंस पैक्ट पर सहमति बनी। मतलब ये कि मसले बातचीत से सुलझ सकते थे। लेकिन फिर अप्रैल में ट्रंप ने अपनी मागा बीट पर डांस करते हुए भारत समेत दर्जनों देशों पर 26% टैरिफ लगा दिया। भारत फिर भी बातचीत के दरवाजे पर ही खड़ा रहा। उसे भरोसा था कि पुरानी दोस्ती का कुछ तो लिहाज किया जाएगा। उधर ट्रंप को लगा कि चीन शायद डर जाएगा, लेकिन चीन ने उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब दिया। जो टैक्स अमेरिका ने लगाए उतने ही तीखे टैक्स चीन ने वापस ठोक दिए। तू डाल डाल, मैं पात पात। दोनों देशों के बीच फुल स्केल ट्रेड वॉर छिड़ गया। लेकिन जैसे ही बाकी देशों पर टैरिफ लागू होने की तारीख करीब आई, ट्रंप चिकन्स आउट कर गए। टाको सब देशों को 90 दिनों की मोहलत दे दी कि आओ डील कर लो। भारत समेत दर्जनों देशों ने अमेरिका से बातचीत शुरू कर दी। डेडलाइन थी 9 जुलाई, लेकिन ट्रंप ने फिर पलटी मारी। कहा नहीं, अब डेडलाइन 1 अगस्त है। इन 90 दिनों में उन्होंने जापान, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन और वियतनाम से डील साइन कर ली, टैरिफ घटा दिए। उधर चीन से थक गए तो युद्ध विराम की घोषणा कर दी। और अब जबकि भारत बातचीत से मसला सुलझाना चाहता था, ट्रंप ने उल्टा भारत पर टैरिफ लगा दिया। उन्हें लगा भारत भी झुक जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। भारत डटा रहा, और अकेले भारत ही क्यों, ब्राजील पर तो उन्होंने सबसे ज्यादा टैक्स लगा दिए, 50% तक, लेकिन ब्राजील भी नहीं झुका। भारत पर 25% टैरिफ लगाने के अलावा ट्रंप ये भी धमकी दे रहे हैं कि वो टैरिफ बढ़ाएंगे, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है। लेकिन रूस से तेल खरीदने में सबसे आगे कौन है पता है आपको? चीन। और उसके बाद भारत, और फिर तुर्की का नंबर आता है तीसरे नंबर। चीन करीब 219.5 अरब डॉलर का तेल, गैस और कोयला खरीदता है रूस से। उसके बाद भारत का नंबर आता है 133.4 अरब डॉलर, और तुर्की 90.3 अरब डॉलर। अब ऐसा तो है नहीं कि ये लिस्ट ट्रंप ने देखी नहीं होगी, फिर भी वो चीन को धमकी नहीं दे रहे हैं या देने की हिम्मत नहीं उठा पा रहे। तुर्की से तो उन्होंने धमकी तो छोड़िए, अपील तक भी नहीं की है, जबकि तुर्की तो नेटो का मेंबर भी है। ऐसा क्यों? क्या उन्हें चीन का खौफ है या कोई और बात है? चाइना स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर है, स्ट्रेटेजिक थ्रेट है, ये डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप एक लेम डक प्रेसिडेंट है जो बस 3-3.5 साल और ऑफिस में रहेंगे। और उनको लॉन्ग टर्म विजन, उनकी लॉन्ग टर्म विजन बिल्कुल नहीं है कि जैसे बाइडेन की थी। तो वो यहाँ पे एक बाया मीडिया निकालना चाह रहे हैं, और ट्रेड डील और इकोनॉमिक गेन जो अमेरिका को हो उसको निकालना चाह रहे हैं। आपको ये मद्देनजर रखना पड़ेगा लोगों को कि वो डोमेस्टिकली क्या चाह रहे हैं। डोमेस्टिकली उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है कि $2 लाख एनुअली जो लोग कमाते हैं उससे नीचे उनके लिए इनकम टैक्स फ्री होगा। तो अगर इनकम टैक्स उतने लोगों के लिए फ्री होगा अमेरिका में, तो पैसे कहाँ से आएंगे? टैरिफ से आएंगे। तो वो चाह रहे हैं कि टैरिफ लगाएं, और इजी टारगेट्स जैसे मैंने बोला वो उनको ऐसे कंट्रीज नजर आ रहे हैं। लेकिन भारत ने रेड लाइंस खींच दिए हैं। रूस से व्यापार के मामले में ट्रंप भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं।
ट्रंप ने यह कहा है कि भारतीयों को परवाह नहीं कि यूक्रेन में कितने लोग मर रहे हैं। अगर नैतिकता का यही सवाल डोनाल्ड ट्रंप से पलटकर पूछा जाए तो क्या वो इस बात का जवाब देंगे कि गजा में 60,000 लोगों की मौत की फंडिंग कौन कर रहा है? मिस्टर ट्रंप, ये आंकड़े देखिए। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 31 जुलाई 2025 तक इजरायली हमलों में मारे गए लोगों की ताज़ा लिस्ट जारी की है। कुल मौतों का आंकड़ा 60,199 बताया है। इनमें 18,430 बच्चे हैं, 9,735 महिलाएं हैं और 4,429 बुजुर्गों की भी जान गई है। इजराइल हमास जंग की शुरुआत से ही अमेरिका ने इजराइल को लगातार आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक समर्थन दिया है। अगर अमेरिका को इंसानी जान की परवाह होती तो वो गजा में जंग रोकने के लिए अपनी कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं करता, न कि हथियार और पैसे देता। इस लिहाज से कहें तो भारत को नैतिकता सिखाने से पहले अमेरिका को आईना देखना होगा। अब सवाल उठने लगे हैं कि रूस और अमेरिका में कौन भारत का सच्चा साथी होगा भविष्य में। इतिहास उठाकर देखने पर जवाब अपने आप सामने आता है। 1949 में जवाहरलाल नेहरू अमेरिका गए थे। उस वक्त कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों भारत को अपने पाले में खींचना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए नेहरू ने तटस्थता की राह पकड़ी, नॉन अलाइंड मूवमेंट की नींव रखी। यही बात अमेरिका को चुभ गई। उसने भारत की जगह पाकिस्तान को गले लगा लिया। इसी रास्ते पर चलते हुए उसने 1954 में सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो की नींव रखी, पाकिस्तान को हथियार दिए। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। उस वक्त अमेरिका ने थोड़ा साथ दिया, लेकिन वो समर्थन अस्थायी था। असली मोड़ आया 1971 की भारत पाकिस्तान जंग में। उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार शुरू हुआ था। भारत ने इसका विरोध किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर पाकिस्तान के खिलाफ समर्थन जुटाया, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को रोकने की कोशिश नहीं की। जब पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के अड्डों पर हमला किया, तब भारत ने युद्ध छेड़ दिया। दिसंबर 1971 में युद्ध शुरू हो गया। तब अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपना नौसैनिक बेड़ा भेजा। हालांकि वो युद्ध में शामिल होने से रह गया। इसके बाद भारत ने सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि की। 5 अगस्त 1971 को भी खबर सामने आई कि साल 1954 से लेकर तब तक अमेरिका ने पाकिस्तान को $2 बिलियन से ज़्यादा के हथियार सप्लाई किए थे। ये ऐसी खबर थी कि भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड ने 5 अगस्त 2025 को इसे अपने आधिकारिक हैंडल से शेयर भी किया था। बहरहाल, आया साल 1974, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। अमेरिका ने नाराज होकर के प्रतिबंध लगाए। दिसंबर 1984 में भोपाल में अमेरिका के स्वामित्व वाली केमिकल कंपनी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में गैस लीक हुई। इसमें हजारों लोग मारे गए। कंपनी का सीईओ वॉरेन एंडरसन भारत से निकलने में कामयाब रहा। भारत ने उसको प्रत्यर्पित करने की अपील की, लेकिन वो अपील काम नहीं आई। ये मुद्दा बरसों तक दोनों देशों के बीच बहस और टकराव का केंद्र रहा। 1998 में पोखरण परीक्षण हुआ। अमेरिका की तरफ से फिर प्रतिबंध लगे। हर बार जब भारत ने आत्मनिर्भरता दिखाई, अमेरिका ने उसे दबाने की कोशिश की। जबकि 1974 में सोवियत संघ और 1998 में रूस ने इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। 1960 के दशक से ही रूस भारत की दोस्ती चल रही है। 1962 में चीन से हार के बाद भारत फिर से अपनी सुरक्षा की खातिर हथियार जुटाने में लगा। पहले अमेरिका और यूरोप के दरवाजे खटखटाए, नेवी के लिए सबमरीन और एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट मांगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। उस वक्त भारत की मदद सोवियत संघ ने की थी। सोवियत संघ से खरीदे गए हथियारों से भारत ने 1971 की जंग में पाकिस्तान का हाल बुरा किया। 1980 के दशक में यह रिश्ता और गहरा हुआ। 1987 में सोवियत संघ ने भारत को परमाणु पनडुब्बी दी। ये दुनिया की पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन थी जो समंदर के अंदर से मिसाइल मार सकती थी। सोवियत संघ टूटा तो रूस ने दोस्ती आगे बढ़ाई। 1990 के दशक में भारत को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल दी। ये कोल्ड वॉर के ज़माने की टेक्नोलॉजी थी। रूस ने इसका पूरा विज्ञान भारत को सौंपा। आज ब्रह्मोस तीनों सेनाओं के पास है। इतिहास छोड़ भी दें तो ऑपरेशन सिंदूर में भी रूस से मिले हथियार भारत के बहुत काम आए। आज भी रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। 2020 से 24 के बीच भारत ने जितने हथियार दुनिया भर से इंपोर्ट किए, उनका 38% हिस्सा रूस से आया। तस्वीर आपके सामने है, बाकी आप स्वयं समझदार हैं। ये खबर फिलहाल यहीं तक।
अब ट्रंप अपने सोशल मीडिया पर चल निकले होंगे, हम भी चलते हैं सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से जुड़ी है। वो गजा पट्टी पर पूरी तरह से नियंत्रण करने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। कैबिनेट से मंजूरी भी लेने वाले हैं। जानकारी आई है इजरायली मीडिया के पास सूत्रों के हवाले से। मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि नेतन्याहू अपने मंत्रियों से प्राइवेट बातचीत में गजा पर पूर्व नियंत्रण की बात कर चुके हैं। इजराइल के समाचार पोर्टल वाईनेट ने इस बाबत नेतन्याहू के करीबी सीनियर अधिकारी से बात की है। उन्होंने बताया, अब फैसला हो चुका है, हम गजा पर पूरी तरह कंट्रोल करने जा रहे हैं। अब उन जगहों पर भी सैन्य कार्रवाई होगी जहां बंधकों को रखा गया है। अगर चीफ ऑफ स्टाफ तैयार नहीं है तो इस्तीफा दे दें। यहां चीफ ऑफ स्टाफ के इस्तीफे की बात इसलिए कही गई क्योंकि आगे की कार्रवाई में इजरायली डिफेंस फोर्स रोड़ा बन रही है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक आईडीएफ गजा पर पूर्ण कंट्रोल के लिए तैयार नहीं है। इसकी दो वजह हैं। हमास के खात्मे में कई साल लग जाएंगे, साथ ही बंधकों की जान को भी खतरा है। इसलिए नेतन्याहू कैबिनेट से मंजूरी चाहते हैं ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। फिलहाल गजा के 75% एरिया पर आईडीएफ का कंट्रोल है। हमास और इजराइल के बीच सीज फायर को लेकर कतर की राजधानी दोहा में बातचीत भी चल रही थी, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकलने पर इजराइल और अमेरिका ने अपने प्रतिनिधि वापस बुला लिए थे। अगली सुर्खी साउथ अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील से है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति खायर बोल्सोनारो को नजरबंद करने का आदेश दिया है। जस्टिस एलेक्जेंडर डी मोरिस ने यह फैसला सुनाया। कहा कि बोल्सोनारो ने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। उन्होंने राजनीतिक संदेश देने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जिसकी मनाही थी। पुलिस ने बोल्सोनारो का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया है। यह आदेश ऐसे समय में आया है जब ठीक एक दिन पहले बोल्सोनारो के समर्थकों ने अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन किया था। सड़कों पर अमेरिका और ब्राजील के झंडे लहराए गए थे। सीन में अमेरिका कहां से आया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी बोल्सोनारो के खिलाफ चल रही कार्रवाई का कई बार विरोध कर चुके हैं। अमेरिका ने तो जस्टिस एलेक्जेंडर डी मोरिस पर सैंक्शन भी लगा रखा है जो इस केस से जुड़े फैसले ले रहे हैं। पूरा मामला यह है कि बोल्सोनारो पर साल 2022 के चुनाव रिजल्ट को प्रभावित करने के आरोप हैं। उन पर केस चल रहा है। दोषी पाए गए तो कड़ी सजा मिल सकती है, लेकिन ट्रंप को यह मंजूर नहीं है। वो बोल्सोनारो को अपना गुड फ्रेंड मानते हैं। दोनों की विचारधारा भी सेम है, दोनों दक्षिणपंथी हैं। दोस्ती इतनी पक्की है कि बोल्सोनारो को कई बार ट्रंप ऑफ द ट्रॉपिक्स भी कहा गया है। फिलहाल ब्राजील में लुला डी सिल्वा की सरकार है जो लेफ्ट विचारधारा से आते हैं। ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाया है। पिछले हफ्ते इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए। गुस्से में लोगों ने अमेरिकी झंडे और ट्रंप की तस्वीर को आग भी लगाई। तीसरी सुर्खी में रूस यूक्रेन अपडेट। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस ने चीन, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफ्रीका के कई देशों से सैनिकों को बुलाकर इस जंग में शामिल कर लिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, पूर्वोत्तर यूक्रेन में हमारे सैनिक इन देशों के सैनिकों से भी लड़ रहे हैं और हम इसका जवाब देंगे। ज़ेलेंस्की पहले भी रूस पर चीन के सैनिकों की भर्ती करने का आरोप लगा चुके हैं। हालांकि तब चीन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो खुलकर रूस का समर्थन करता है। उसने अपने कई सैनिकों को रूस के पश्चिमी शहर कुर्स्क में तैनात कर रखा है। आज के दुनियादारी में इतना ही। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।